हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2633 द किंग्स डिलेमा 1। एडम ने झंगी और अन्य लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वो उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लेगा? उसने इसे दिल पर भी नहीं लिया। जिस क्षण झंगी और अन्य लोग ग्रह एन मंगल पर प्रकट हुए, एडम को उनके आगमन का पता चल गया था। उसने बहुत लंबे समय से किसी पर भरोसा नहीं किया था और उसने बहुत लंबे समय से कोई परफेक्ट कृति नहीं बनाई थी। इसलिए अब भले ही वो वास्तव में इन पृथ्वीवासियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था और उन्हें अपने आदर्श बुद्धिमान यांत्रिक जीवन रूप के लिए सामग्री के रूप में उपयोग करना चाहता था, वो पहले कुछ समय तक उनसे बात भी करना चाहता था। उसने बस एक उंगली बढ़ाई और हवा को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों से एक अदृश्य लहर धीरे धीरे सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैल गई। अगले ही पल उसके चारों ओर एक पारदर्शी प्रकाश झिल्ली, लाइट मेम्ब्रेन, खुल गई, जैसे उसके विचारों को साकार करने वाला एक गुंबद हो जिसने उसे अपने भीतर ढक लिया। हृदय की बाधा, द बैरियर ऑफ द हार्ट, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित एक पूर्ण रक्षा, एब्सोल्यूट डिफेंस थी। इसके काम करने का तर्क टैक्सू बेथिंग रोब से पूरी तरह अलग था। ये नेदरवर्ल्ड या स्थानिक फोल्डिंग, स्पेशल फोल्डिंग पर निर्भर नहीं था। ये सभी संभावित आक्रमण मार्गों को रोकने के लिए केवल भारी ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर था। झंगी का दिव्य सार, डिवाइन एसेंस, अनैच्छिक रूप से थोड़ा काम गया। ग्रीन नाइट के बॉस की आत्मा मर चुकी है, लेकिन उसका शरीर जीवित है। इस शरीर के पास अब खतरे की चेतावनी देने की क्षमता है। ये डर पैदा कर रहा है। इस क्षण झंगी को अचानक एहसास हुआ कि वो अब इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता। एडम के एक विचार के कारण पूरा स्थान पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हर किसी के चेहरे का हाव-भाव बदल गया और झंगी की नजर भी अधिक गंभीर हो गई। लेकिन मैं इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता। मौत से क्या फर्क पड़ता है? एडम ने पूछा। क्या हम मरने के बाद फिर से जीवित हो सकते हैं? जब तक मेमोरी कोड का एक टुकड़ा बरकरार है, हम सबसे कच्ची मशीनों के साथ भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्माएं बस मुर्दों की जमीन पर वापस लौट जाएंगी। हालांकि एडम ये कहता रहा, लेकिन वो वास्तव में कभी बाहर नहीं गया। झंगी ने सभी को अपनी छाया, शैडो में खींच लिया था। वो जानता था कि उसके विरोधी उसकी सभी क्षमताओं को जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार पकड़ी और ठंडी नजरों से आगे देखता रहा। वो जानता था कि एडम कुछ और करना चाहता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति जिसे विश्वास है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, वो अपनी जीत का धीरे धीरे आनंद लेगा। बेशक एडम ने अपना हाथ फैलाया और उसकी हथेली से घने काले और सफेद कणों की एक श्रृंखला निकली, जो जल्दी से एक उत्कृष्ट कुर्सी के रूप में जुड़ गई। उसने कुर्सी को एक ऊंचे टॉवर के शिखर पर रखा और फिर शालीनता से बैठ गया। पृथ्वीवासी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी सुनने के बाद एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम्हारा उत्तर संतुष्टिदायक हुआ तो मैं तुम्हारी आत्म जागरूकता को बनाए रखने पर विचार कर सकता हूं। टाइनटोंग टावर में रहो और भगवान के सेवक बनो। झंगी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, न तो सहमत हुए और न ही इनकार किया। जब दूसरा पक्ष कुछ करने की पहल करता है तो उसमें कोई खामी मिलना आसान होता है। उसने हमेशा रक्षात्मक खेल खेला है, इसलिए उसकी कहानी सुनना सार्थक हो सकता है। एडम ने बोलना शुरू किया। धीरे धीरे ग्रह एन की एक प्राचीन कहानी सुनाई जो कभी सैंड रेडर सभ्यता की थी। बहुत बहुत समय पहले उसकी आवाज सुस्त थी। एक शक्तिशाली साम्राज्य में एक महान राजा था। वो बुद्धिमान और बहादुर था और उसने अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली
और समृद्ध साम्राज्य बनाया। लेकिन इस राजा में एक दोष था, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसकी पत्नी उसके प्रति कोमल थी, लेकिन उसे संदेह था कि वो केवल उसके अधिकार से डरी हुई थी और वास्तव में उससे प्यार नहीं करती थी। उसका बेटा उसके प्रति आज्ञाकारी है और उसका मानना है कि उसका बेटा उसकी शक्ति छीनने की योजना बना रहा है। उसके प्रजा उसके प्रति आज्ञाकारी थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके आसपास हमेशा कोई ऐसा होता है जो उसका सिंहासन छीनना चाहता है। वो किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो सच्चे भरोसे के लिए तरसता भी है। इसलिए उसने वास्तव में भरोसेमंद चीज पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने एक आदेश जारी किया कि जो कोई भी पूरी तरह से भरोसेमंद चीज लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। झंगी चुपचाप सुनता रहा और परछाइयों में मौजूद बाकी लोग भी। यांत्रिक प्राणियों की सामूहिक चेतना से पैदा हुई एक अत्यधिक बुद्धिमान मशीन के रूप में एडम की समस्या में अनिवार्य रूप से एक ऐसी पहेली है जो उसे परेशान करती है। शायद इसमें उसकी कमजोरी छिपी हो। झंगी को समझ न पाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर वो नहीं भी समझ पाता तो टीम में अन्य चतुर लोग थे। एडम की कहानी जारी रही। आने वाला पहला व्यक्ति एक गणितज्ञ था। उसने राजा के सामने गहन गणितीय पुस्तकों का एक सेट पेश किया। उसे बताया कि केवल गणित ही वास्तव में भरोसेमंद है। राजा ने अपने बुद्धिमानों को गणित की किताबें लाने के लिए बुलाया और उन्होंने आसानी से उनमें कई खामियां ढूंढ ली। कई सूत्रों के उपयोग को सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रकट होने वाला दूसरा व्यक्ति एक किसान था जो अपना हल लेकर आया था। उसने कहा कि यह हल दशकों से उसके साथ है। वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसे इस पर पूरा भरोसा है। इसलिए राजा ने किसानों को महल के बगल की जमीन जोतने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप, क्योंकि राजा की जमीन बहुत उपजाऊ थी, किसानों के हल मिट्टी में फंस गए और काम नहीं कर सके। तीसरा व्यक्ति एक व्यापारी था जो एक कुबड़े मरते हुए भिखारी को ले आया। व्यापारी ने कहा, जब वो मर रहा था तब आपने उसकी जान बचाई और उसे भोजन और आश्रय दिया, इसलिए वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और आपके भरोसे के योग्य है। राजा ने भिखारी को देखा, ये देखते हुए कि उसका जीवन कितना दयनीय था, और उससे पूछा कि वो स्वर्ग तक पहुंचने में कैसे सफल हुआ। भिखारी ने अपनी कहानी सुनाई। उसका घर डाकुओं ने लूट लिया था। उसकी पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वो खुद उनके चंगुल में मरते मरते बचा था। राजा ने तब कहा, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें उस व्यापारी की निंदा करनी होगी जिसने तुम्हें बचाया था। इसलिए इस मामले का परिणाम स्वतः स्पष्ट है। चौथा व्यक्ति एक मां थी जो अपनी बेटी को लाई थी और उसने राजा से कहा, मेरी बेटी को जन्म से ही मेरे द्वारा कड़े अनुशासन में रखा गया है। वो कोई गलती नहीं करेगी और महाराज के भरोसे के बिल्कुल योग्य है। राजा ने मां से पूछा, क्या तुम्हारी बेटी ने कभी कोई गलती नहीं की? मां जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने 2 गलतियां की थी, लेकिन उसने अपने पिता के मार्गदर्शन में दोनों को सुधार लिया था। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि उसकी बेटी को महल में रखा जाए और किसी को भी उसे अनुशासित करने की अनुमति न दी जाए, ताकि वो जो चाहे कर सके। 1 महीने बाद वो लड़की अन्य लड़कियों से अलग नहीं रह गई। राजा इस बात पर आग बोला था कि 4 अलग अलग लोगों द्वारा लाई गई सभी भरोसेमंद वस्तुएं काम करने में विफल रही। उसने भरोसेमंद व्यक्तियों के लिए और व्यापक इनाम की पेशकश की और इनाम की राशि बढ़ा दी। अंत में कुछ विद्वान और अंतर्दृष्टि रखने वाले लोग उसके सामने आए। अगले आने वाले 2 व्यक्ति एक अर्थशास्त्री और एक दार्शनिक थे। अर्थशास्त्री ने राजा को एक आर्थिक रिपोर्ट पेश की और उसे अर्थशास्त्र के नियमों का लंबा विश्लेषण दिया। दार्शनिक ने तब एक दर्पण निकाला जिसमें राजा का चेहरा दिखाई दे रहा था। दार्शनिक ने कहा, महाराज, इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिस पर आप पूर्ण भरोसा कर सकते हैं वो आप स्वयं हैं।
चैप्टर 2634 द किंग्स डिलेम 2। राजा ने अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विश्लेषण तालिका को देखते हुए और अर्थशास्त्री के अपने आर्थिक विचारों के वाक्पटु स्पष्टीकरण को पढ़ने के बाद पूछा, आपके द्वारा प्रदान किया गया डेटा उन चीजों के विश्लेषण पर आधारित है जो पहले ही हो चुकी है, लेकिन मैंने भविष्य के बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं देखी है। क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं कि अगले साल राज्य को ठीक कितनी राशि प्राप्त होगी? अर्थशास्त्री अवाक रह गए, क्योंकि राजा भी मौजूदा पैटर्न के आधार पर राज्य की विजय के सटीक परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, और अंततः राजा को भी महल से बाहर निकाल दिया गया। जहां तक दर्पण लेकर आए दार्शनिक की बात है, राजा ने तुरंत उसे गंभीर रूप से कोड़े मारने का आदेश दिया। दार्शनिक गुस्से में चिल्लाया, यह उचित नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सही उत्तर दे दिया है। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, चूंकि तुम कहते हो कि एकमात्र व्यक्ति जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकता हूं वो मैं खुद हूं, तो मुझे अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए और तुम्हें अच्छी तरह कोड़े मारने चाहिए। दार्शनिक तुरंत अवाक रह गया। उसकी चतुराई उल्टा असर कर गई थी। बाद में उन लोगों द्वारा और भी कई चीजें लाई गई जिन्होंने सोचा कि वे बिल्कुल भरोसेमंद हैं, लेकिन उन सभी में खामियां पाई गई। अंत में राजा के आसपास के बुद्धिमानों ने लंबे समय तक इस मामले पर चर्चा की और एक समाधान निकाला। एडम की कहानी बहुत लंबी है और मैंने लंबे समय से इस बारे में उससे बात नहीं की है, इसलिए मैं इस तरह की धीमी अंतरंग बातचीत का वास्तव में आनंद ले रहा हूं। झंगी और अन्य लोगों ने ध्यान से सुना, शब्दों में मुख्य जानकारी को पकड़ने की पूरी कोशिश की। अब तक कोई भी एडम द्वारा ये कहानी सुनाने के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाया है। कहानी ने अचानक तब मोड़ लिया जब एडम ने फिर से बोलना शुरू किया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसकी नजर दूर आसमान की ओर, उस तारा बनाने वाले पिंड की ओर गई जो जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। वो जेल थी जिसने सैंड रेडर्स की सभ्यता को बंद कर दिया था। अनगिनत आत्माओं के लिए एक पिंजरा और उनके अनंत जीवन का स्थान भी। बुद्धिमानों ने राजा से कहा, महाराज, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकें, लेकिन आप इसे खुद बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि वे पूरी तरह से राजा के प्रति आज्ञाकारी और कभी धोखा न देने वाली एक कठपुतली बनाने के लिए लोगों की सारी बुद्धि एकत्र करें। जब झंगी ने यह सुना तो उनकी आंखों में रोशनी की एक चमक कौंधी। मुझे अस्पष्ट रूप से कुछ आभास हुआ। एडम की कहानी जारी है तो इस शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा ने पूरे देश को ऐसी कठपुतली बनाने का आदेश दिया। इसे देश भर के कारीगरों द्वारा बेहतरीन सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया गया था। सभी बुद्धिमानों ने अपनी बुद्धि कठपुतलियों में डाल दी, जिससे उन्हें असाधारण कौशल प्राप्त हुआ। जल्द ही कठपुतली बन गई। एडम ने राजा के आदेशों के अनुसार कार्य किया। युद्ध के मैदान में उसके पास शक्तिशाली शक्ति है जो शाही सेना को आसानी से हरा सकती है। राज्य में जब भी किसी को कोई ऐसी समस्या आती है जिसे वे संभाल नहीं सकते, वे उसकी मदद मांगेंगे और वो एक एक करके उन्हें हल करेगा। उसकी बुद्धि बेजोड़ है और उसकी शक्ति अद्वितीय है। इसके अलावा बुद्धिमानों ने लगातार इसमें विभिन्न तकनीकों और ज्ञान को जोड़ा, जिससे ये और अधिक परिपूर्ण हो गया। ये सुनकर झंगी ये निर्धारित करने में सक्षम थे कि एडम के शब्दों में अतीत और कठपुतली का क्या अर्थ है। राजा सैंड रेडर्स सभ्यता को संदर्भित करता है, जिसने सैंड रेडर्स और ईव जैसे सुपर इंटेलिजेंट प्राणियों को बनाया, जबकि कठपुतली खुद सैंड रेडर्स के यांत्रिक स्वरूप को संदर्भित करती है। एडम ने कहानी सुनाना जारी रखा। बाद में कठपुतली को पूरे राज्य में सबसे प्रिय बना दिया गया, लेकिन राजा और उसके लोगों के प्रति उसकी निष्ठा अपरिवर्तित रही। उसने राजा के सभी आदेशों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। हालांकि उसकी असाधारण क्षमताओं ने धीरे धीरे राजा को खतरे का एहसास कराया, क्योंकि जब मंत्रियों को परेशानी होती
तो वे अब कठपुतली शासक राजा से सलाह नहीं लेते थे, बल्कि सीधे उसकी राय मांगते थे। कठपुतली राजा से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान थी और उसके पास अमरता थी, जबकि राजा दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था। अंत में एक दिन राजा ने कठपुतली को अपने पास बुलाया। कठपुतली ने कहा, अब हम आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कठपुतली ने जवाब दिया, मेरे प्रिय राजा, मुझे आपके सभी जीवन के प्रति वफादार रहने के लिए बनाया गया था। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। राजा ने कठपुतली को घूर कर देखा और पूछा, लेकिन तुम अपनी बात कैसे साबित करोगे? तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम हमेशा मेरे प्रति वफादार रहोगे? कठपुतली ने कहा, आप मुझे तुरंत जलती हुई भट्टी में कदम रखने का आदेश दे सकते हैं। जब मैं नष्ट हो जाऊंगी तो मेरी वफादारी साबित हो जाएगी। लेकिन राजा ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया और उदासी से उत्तर दिया, लेकिन तुम पूरी तरह से जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बनाने के लिए पूरे देश के संसाधनों का उपयोग किया है और तुम्हें खोना मेरे राज्य के लिए एक असहनीय क्षति होगी। तो अपनी बुद्धि से तुमने पहले ही गणना कर ली है कि भट्टी में कदम रखने से ठीक पहले मैं तुम्हें रोक दूंगा। कठपुतली वहां चुपचाप खड़ी रही। उसने और कुछ नहीं कहा। अपनी पूर्ण निष्ठा साबित करना एक अनसुलझी समस्या लगती है। बूढ़े राजा ने अपने सामने कठपुतली को देखा और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। फिर एडम ने एक गहरी सांस ली और झंग की ओर देखा। राजा ने अपना मुकुट उतारा और कठपुतली को सौंप दिया। मैंने अपनी कहानी पूरी कर ली है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट भ्रम की भावना थी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कठपुतली अंततः राजा का पूर्ण विश्वास हासिल करने में सफल रही? और क्या आपने खुद राजा बनना चुना, या आपने केवल इसलिए सिंहासन संभाला क्योंकि पुराने राजा ने आपको आदेश दिया था? झंग यी ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कहानी सरल है। यह सैंड रेडर्स सभ्यता द्वारा एक सुपर इंटेलिजेंट इकाई बनाने की कहानी बताती है, और फिर उस सुपर इंटेलिजेंट इकाई द्वारा उसका सिंहासन हड़प लिया जाता है। तकनीकी विकास अंततः नियंत्रण से बाहर हो गया और अंततः अन्य तकनीकों द्वारा उपभोग कर लिया गया। क्या यह अपनी ही चतुराई का शिकार होने का मामला नहीं है? या शायद यही एक कारण है कि कई शक्तिशाली सभ्यताएं अंततः तकनीक को छोड़ने और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का विकल्प चुनती है। एडम का प्रश्न स्पष्ट रूप से, अविश्वसनीय रूप से लंबे समय से अस्तित्व में है। झंग यी ने एडम की ओर देखा और पूछा, आपके सभी संदेह उस कठपुतली के समान ही हैं। यानी आप नहीं जानते कि क्या आप वास्तव में विचार रखते हैं? क्या आप वास्तव में एक जीवित प्राणी हैं? आप इस बात से चिंतित हैं कि आपके विचार और सोचने की क्षमता केवल सेंसलेस की सभ्यता में डाला गया कोड है। आप मानते हैं कि आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ये भी डरते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम है। क्या ये सही है? एडम की पहले की शांत नजर अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। वो झंग यी को घूरने लगा। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। आप मुझे समझते हैं? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या मैं एक संवेदनशील प्राणी, सेंशिएंट बीइंग हूं, या क्या मेरे विचार केवल एक दिखावा है? क्या यांत्रिक जीवन रूपों को वास्तव में जीवन माना जाता है? दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।